सियासी बयान मुझे लगता है मरियम नवाज साहबा का कि चंद दिन की मेहमान है। कोई ऐसा राब्ता जो मियां नवाज शरीफ को माइनस करके किया जाए वो राब्ता ना किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबू डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला। नाज़रीन, एक तरफ पूरी हुकूमती मशीनरी, हुकूमती वज़रा पूरे ज़ोर से ये चीज़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग के 4 अहम लोग एस्टेब्लिशमेंट से डील करना चाह रहे हैं। शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बगावत तो हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये एक कोशिश है उन लोग अवाम को ये बताने के लिए कि पीटीआई के अंदर जो बगावत हो रही है उस चीज़ को दबाया जाए और नून लीग की डील की बात को ज़ुबान-ए-ज़द आम किया जाए। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ जो हैं वो ये कह रही हैं कि जनाब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, हुकूमत की परफॉर्मेंस है ही नहीं है, परफॉर्मेंस के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। इसके साथ साथ नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी आज जो पैनल था उसके सामने आई और उसमें भी बड़े होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। इसके साथ साथ आज की एक अहम स्टोरी जो है वो ये है कि एक तरफ मिनी बजट पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ बुज़दार सरकार नई गाड़ियां खरीद रही है, अपने मिनिस्टर्स के लिए नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। ऐसे वक्त में जब आवाम पर टैक्सेस की भरमार है, हुकूमत ये कह रही है कि IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है, पहले पैसे नहीं हैं, ऑस्टेरिटी की बातें की जा रही हैं और दूसरी तरफ वज़रा के लिए 44 नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे साथी हैं कि गुलाम मुर्तज़ा साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। मुर्तज़ा साहब, एक बार फिर पहले 4 लोगों की डील की बात की जा रही थी, अब 5 लोगों की डील की बात की जा रही है और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने शायद शहबाज गुल ने उन्होंने ये कहा है कि ना 5 लोग ऐसे हैं जो बाहर जाना चाह रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमने बात की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 2-3 रहनुमाओं से जिनके नाम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है या जिनके नाम लिए जा रहे हैं। तो एक ने तो बरमला ये हमें कहा, उसने कहा कि अगर हमने मियां नवाज शरीफ को छोड़ना होता या हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से जान छुड़ाना चाहते तो हमारे पास बहुत पहले वक्त भी था और बहुत पहले हमें ऑफ़र्स भी थी। तो ये एक तरह की अपनी जो इनकी कारकर्दगी है और अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के जो मामलात हैं वो क्योंकि ज़बान ज़द आम हैं, वो बाहर आ रहे हैं रोज़ बरोज़, तो इसको काउंटर करने के लिए वो इस तरह की बेपर की बातें उड़ा रहे हैं। तो मैंने उनसे ये भी सवाल किया था कि वो कह रहे हैं कि ऑडियो और वीडियो मौजूद है वो भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ये सामने लाएंगे तो देख लेंगे, किसी तरह की कोई ऐसी ऑडियो मौजूद नहीं है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब, इस तरह की सूरत हाल में गुलाम मुर्तज़ा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग के कुछ ऐसे मेन उनके लीडरशिप है जो कि डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में है। मसलन ख्वाजा आसिफ हैं, राना तनवीर हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, शाहिद खान अब्बासी हैं, इवन शहबाज शरीफ भी उनके साथ राबित में हैं। तो ये चीज़ें कोई ढकी छुपी नहीं है। ज़ुबैर गुल जो थे, ज़ुबैर साहब जो थे वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करते रहे, वो तो खैर सामने आ चुका। लेकिन ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ के बाहर जाने में डील में जो जिन्होंने अहम रोल प्ले किया उसमें ख्वाजा आसिफ थे, राना तनवीर थे और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बात की गई उसमें अल्टीमेटली जिसके बेनिफिशरी नवाज शरीफ हुए और वो बाहर गए, तो रवाबित तो मौजूद हैं। और ये भी चीज़ सामने आ रही है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ पे क्रॉस है। ऐसी सूरत में जब इन तीनों पे क्रॉस होगा तो मेन लीडरशिप ट्राई कर सकती कि ठीक है पार्टी तो इंटैक्ट रहेगी, पार्टी में लीडरशिप ही चेंज होनी है, प्राइम मिनिस्टर ही चेंज होना है, तो क्यों नहीं इस तरह की बात हो सकती?
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और आपकी ख़बर भी इस हवाले से बहुत जानदार है कि तमाम रहनुमाओं के राब्ते अपनी अपनी सतह पे मौजूद हैं। और जिस तरह ज़ुबैर उमर साहब की आपने बात की, वो तो पैगाम रसानी का काम भी करते रहे, हालांकि फिर उसके बाद उनकी तरदीद भी आई, बाद अज़ां फिर उनकी वीडियोस भी सामने आ गई। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी जो तकरीबन अगर आप कैरियर देखें तो उनके आलमोस्ट तमाम अजीज़ व कारब बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ रह चुके हैं और अभी भी बहुत बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस एतबार से हम ये कह सकते हैं कि राब्ते तो मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के भी राब्ते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के भी होंगे, लेकिन यहाँ जो सवाल था कि इंडिविजुअल किरदार का इनफरादी तौर पे क्या ये लोग नवाज शरीफ को छोड़ सकते हैं या उनके अलावा कोई बात कर सकते हैं। मैं यहाँ वजाहत से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा राब्ता जो मियाँ नवाज शरीफ को माइनस करके किया जाए, वो राब्ता ना किया गया है ना किया जाएगा। और पॉसिबिलिटी है, ये हम अपने तज़िये के तौर पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह की बातचीत हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं से हुई है, ये सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसमें मियाँ नवाज शरीफ ने ही कहा हो कि अगर शहबाज शरीफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, मरीम नवाज़ साहबा को इलेक्शन लड़ने की अभी इजाज़त नहीं मिलने वाली या वो क्लियर नहीं होने वाली, तो उस वक्त तक कोई भी जमात का जो शख्स है, मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ीर आज़म रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी, तो उन्हीं की तर्ज का कोई बंदा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर ले और फिर उनसे कहा जाए कि आप क्योंकि एक हकीकत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की प्रेजेंस पंजाब में काफ़ी हद तक मौजूद है और पंजाब की ही डोमिनेशन होती है। जब अगर इंतखाबात में रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अगर इनके अच्छे आ गए तो फिर पंजाब से बंदा लेना जो है वो मजबूरी होगा। तो इस एतबार से फिर किसी से भी कोई मुतबादल रहनुमा जो है वो बात अच्छा मुर्जा साहब एक चीज़ में किरदार अदा कर सकता है। एक चीज़, जब से DGISA की अपॉइंटमेंट का इशू खड़ा हुआ उसके बाद से ये डील की बातें ज़्यादा होना शुरू हो गई, यानी कि फिर पार्टी को पे इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, उनके मामला सेट हो चुके हैं। नून लीग के अंदर में ये बातें हो रही हैं। ये भी कहा जाता है कि यार सादिक साहब जब नवाज शरीफ से मिलने गए थे तो वो बेसिकली यही कहने गए थे कि जनाब अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बात होती है तो आप पार्टी को गो हेड दें, अपने को मरीम को माइनस कर दें और जो भी एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता है या एस्टेब्लिशमेंट जिसके सर पे पार्टी के अंदर से हाथ रखती है उसको अलाउ कर दें। तो ये जो बातें होनी शुरू हो गई हैं डील की, नून लीग अपने तौर पे बातें कर रही है, फिर पार्टी अपने तौर पे बातें कर रही है, मौलाना फजल रहमान खुद ये चाह रहे कि उनके सर पे भी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ आए। तो क्या इससे ये नहीं लग रहा कि शायद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट शायद एक पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई हैं? देखिए, इस तासुर को बढ़ा कौन रहा है? आपने बड़ी बारीकी के साथ बड़ा अहम सवाल आपने पूछ लिया। ये इस चीज़ को कौन बढ़ावा दे रहा है? आपको बयानात 7-8 बयान आज के आप निकालें, कल के भी तकरीबन 8-10 बयान होंगे मुख्तलिफ वज़रा के और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के और तर्जमानों के। आज भी यही सूरत हाल है। तो क्या ये बताना चाह रहे हैं कौम को कि अब जब उनके ऊपर हाथ अगर फ़र्ज़ करें कि नहीं है तो अब डीलें होना शुरू हो गई हैं? उससे पहले कोई डील नहीं थी। डील और डील की बात जो अभी बार बार की जा रही है, किसी को कहीं किसी अवाम को किसी से मुतनफ़र करने की कोशिश तो नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ सामने आ रही हैं जो कि हमें जिन लोगों से हमारी बात होती है, पॉलिटिकल जो एलीट है, उनसे वो यही कहते हैं कि इस वक्त ख़ुद ये तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। ख़ुद अभी हुकूमत की जो हालत है वो ऐसी नहीं है कि वो अपनी बात कर सके, अपनी किसी कारकर्दगी की बात कर सके, अपने किसी मेगा प्रोजेक्ट की बात कर सके, अपने कर्ज़े जो लिए गए हैं $30 बिलियन तक के, उनके ऊपर कोई जुमला साजी कर सके, कोई स्टेट बैंक को जो ऑटोनॉमी दी है उसके ऊपर कोई बात कर सके। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनको
तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है और बनाया जा रहा है, तो वो इस तरह की अपोजिशन की बातें सामने लेके आ रहे हैं कि लोग उन बातों में उलझ जाएं और ये इशू जो है वो डोमिनेट कर जाए कि मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या उनकी डील हो रही है, नहीं डील हो रही, कौन लोग डील कर रहे थे, कौन नहीं कर रहे थे। तो ये जिसको आप कह लें कि पर्दा स्क्रीन के पीछे कुछ और हो रहा है और पर्दा जो आम है उसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है। शहबाज गिल ने एक बड़ी अहम बात की है आज। उसने ये कहा है कि जनाब एक नई ऑडियो टेप आने वाली है और उसमें जिनमें नून लीग से शिफो को निकालने की बात है, पकड़े जाने पर इनकी कोशिश है कि नून लीग पर कब्जा कर लिया जाए। मेरा मतलब कि वो तो अब कह रहे हैं कि नून लीग के अंदर से एक ऑडियो लीक आएगी जिसमें ये चीज़ दिखाई जाएगी या ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि नून लीग के अंदर से शरीफों के ख़िलाफ़ बगावत हो गई है। तो क्या वाकई कोई ऐसी टेप आ रही है, कोई ऐसे टेप आपके इल्म में भी है? टेप तो अभी आज शहबाज गिल साहब ने कहा है ये कि वो टेप आ रही है। टेप आएगी तो ज़ाहिर है उसको कहा है तो डेफिनेटली उनके पास हो सकता है कि वो टेप हो। मैंने एक बुनियादी नुक्ता अर्ज़ किया था कि जो आज हमारी बातचीत हुई, एक PMLN के रहनुमा से मुलाकात भी हुई, तो वो इस दौरान में जो बात हुई है वो इस बात के ऊपर ही की गई थी कि अगर पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी ने कोई बात की हो शरीफ माइनस की, तो वो मियां नवाज शरीफ की कंसेंट से की हो और उसके बाद ये बात बाहर आई या बाहर निकाली गई या इनको पता चला तो इन्होंने अब टेप की सूरत हाल में भी कर दी। जब तक टेप आ नहीं जाती उस वक्त तक तो खैर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन सूरत हाल ये है कि हुकूमत के अपने अंदर इतनी बड़ी बड़ी दरारें इस वक्त पड़ चुकी हैं। जिस तरह एहसन इकबाल ने गुज़श्ता 2 रोज़ पहले बताया कि 25-26 लोग उनके साथ राब्ते में हैं, इसी तरह KP में भी काफ़ी सारे लोग तैयार बैठे हैं और अभी दूसरा मरहला भी आपको पता है कि इंतखाबात का सर पे है और KP में जो इंतखाबात हैं कल हैं या शायद परसों 18-19 को हैं, तो वो इंतखाबात का रिज़ल्ट भी सामने आएगा। इस तरह की जो सूरत हाल है इसके तनाजुर में बड़ा अहमियत का हामिल है और जो ही वो रिज़ल्ट सामने आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 तक सारे रिज़ल्ट सामने आ जाएंगे, तो आपको कौमी पॉलिटिक्स जो है उसका भी सिनेरियो आपको वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा। जो कैनवस पे जो उल्टी आड़ी तिरछी लकीरें नज़र आ रही हैं, ये भी अभी जो आपने बात की कि एक वीक की बात है, हुकूमत के अंदर ही जो है आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारे MNAs जो हैं, मिनिस्टर जो हैं, वो ओपनली हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से बातें कर रहे हैं। लेकिन आज मरीम नवाज़ ने भी इस्लामाबाद में उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि हुकूमत हफ्तों और महीनों की नहीं, चंद दिनों की मेहमान है। तो सर चंद दिनों की किस तरह से मेहमान है? मतलब मरीम के ज़हन में क्या है? क्या ये हुकूमत जो है उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी? क्या हुकूमत के अंदर से उसके खिलाफ बगावत हो जाएगी? मगर किस तरह से ये गिरेगी गवर्नमेंट? किस तरह से वो ये जो बात कर रही है, आपका क्या ख्याल है कि उनके क्या नून लीग क्या सोच रही है? ये सियासी बयान मुझे लगता है मरीम नवाज साहबा का कि चंद दिन की मेहमान है। चंद दिन की अगर मेहमान है तो फिर तो अंदर से कुछ हो सकता है, अपने अंदर से कोई उसकी तब्दीली जो है वो कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, तो वो चंद दिन में हो सकती है। अदरवाइज़ अगर कोई वो ये कहती कि सेनेट में फौरी तौर पे कोई तब्दीली ला सकते हैं, तो नो डाउट कि सेनेट में अपोजिशन की पूरी इस वक्त अक्सरियत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर साथ मिलाया जाए तो अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान सेनेट में अपनी नुमाइंदगी जो है वो जाहिर कर सकती है और चेयरमैन सेनेट तब्दील कर सकती है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट तब्दील कर सकती है, पूरी हैयत हुकूमत की जो है वो तब्दील हो सकती है। लेकिन अगर कहा जाए कि फौरी तौर पे सिचुएशन मुर्जा साहब सिचुएशन बड़ी फ्लूइड सी नज़र आ रही है। गवर्नमेंट जो है उसमें भी कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, अपोजिशन के पास भी कोई चीज़ सामने क्लियरली नज़र नहीं आ रही कि उनके पास हुकूमत गिराने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ मौजूद है। इत्तेहादी जो है वो अभी भी गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन सिचुएशन फिर भी फ्लूइड है, कोई समझ नहीं आ रही कि चीज़ें किस साइड पर चल रही हैं। आप वहाँ पर बैठ के चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल सहारा दिया हुआ है गवर्नमेंट को, और अगर आप सेनेट की बात करते हैं, ज़ाहिर ऐवान वाला है, मुतनासिब नुमाइंदगी का ऐवान है,
वहाँ पे अगर पीपल्स पार्टी दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिल जाती है तो वहाँ पे ये चेंज ला सकते हैं और फिल फॉर ला सकते हैं। और अगर ये सहारा नहीं है तो और फिर क्या है? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ हुकूमत को सहारा नहीं दिया हुआ तो ये किसको सहारा दिया? सेनेट में हुकूमत को सहारा नहीं दिया हुआ, सेनेट में किसी और को सहारा दिया हुआ है, ये आप ज़हन में रखें। असल चीज़ जो है चेंज जो होनी है या वो नेशनल असम्बली में होनी है या पंजाब गवर्नमेंट में होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करते हैं तो सादिक सिंजरानी अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कहते हैं, और बल्कि सारी तहरीक इंसाफ ने उनको वोट दिया। आप क्या चाहते हैं वो क्या कहें? मुर्दा साहब आप क्या चाहते हैं वो क्या कहें कि वो किसके आदमी है? बस तो वो बल वो सर अभी जो बल आज नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उस वाले से पंजाब गवर्नमेंट ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया था। उन्होंने उन मेडिकल रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना था जो पंजाब गवर्नमेंट को भिजवाई गई थी, और उस पे उन्होंने ये गवर्नमेंट को बताना था कंसल्टेशन के बाद कि जनाब ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इनमें कितनी सदाकत है और किस लेवल की ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, कितना ट्रीटमेंट हो गया, कितना ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। मेडिकल बोर्ड बैठा, उन्होंने तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स को एग्जामिन किया। उसके बाद उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ डॉक्टर डेविड लॉरेंस और डॉक्टर अदनान इनकी ख़तो किताबत है। इनके डॉक्टर डेविड लॉरेंस जो हैं उनकी रिकमेंडेशंस हैं, उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे हैं पंजाब गवर्नमेंट को जिसमें उन्होंने बताया कि जी मियाँ साहब को ये बीमारियाँ हैं, और डॉक्टर अदनान की कुछ कॉरस्पॉन्डेंस है कि ये बीमारियाँ हैं और इसका इलाज जो है वो फ़िलहाल पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है और लंदन में ये इलाज रिक्वायर्ड है। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये लिखा है कि नवाज शरीफ की कोई मेडिकल रिपोर्ट, ओरिजिनल लेबॉर्ट्री की मेडिकल रिपोर्ट नहीं मुंसलिक की गई। ये इनके सारी हेयर से है डॉक्टर्स की, उनकी ओपिनियन है, कोई ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट उसके साथ नहीं लगाई गई जिससे ये एनालिसिस किया जा सके कि उनकी तबीयत कैसी है या उनकी हालत कैसी है। अब देखें, जब नवाज शरीफ लाहौर में थे, पिम्स में थे, वहाँ पर तो यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मेरा मतलब उनका जो ब्लड लेने वाला होता था वो कोई और था, ब्लड को लैब में भिजवाने वाला कोई और होता था, लैब से रिपोर्ट लाने वाला कोई और होता था, सैम्पलिंग कोई और करता था और टेस्ट की रिपोर्ट कुछ और आती थी। लंदन में ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर ये मुमकिन नहीं है कि आपको जो आप ब्लड देंगे उसी की मेडिकल रिपोर्ट आएगी। पहला सवाल ये है कि मियाँ साहब अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों छुपा रहे हैं, क्यों नहीं भेज रहे, और ये डॉक्टर्स की जो ओपिनियन है इसकी क्या हैसियत है? देखिए, अगर तो ऑफिशियली कोई भी डॉक्टर जो है वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एक जुमला लिखा हुआ होता है कि नॉट फॉर द कोर्ट और लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर तो किसी भी उनके जो डॉक्टर हैं वहाँ डेविड, उनकी अगर किसी ऐसी प्रिस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर वो ये लिखते हैं कि ये फॉर कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं है और ये किसी एविडेंस के तौर पे पेश नहीं की जा सकती, तो फिर तो वाक़तन सवालिया निशान है कि अगर वो इसको एक फिजिशियन के तौर पे वो लिख रहे हैं और उसके ऊपर ये प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन सर वो उनके ज़ाती मौलिज हैं मुर्जा साहब, उनके ज़ाती मौलिज हैं, डॉक्टर दान उनके ज़ाती मौलिज हैं। ये किसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं है, ये किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट नहीं है, एक डॉक्टर की ज़ाती ओपिनियन है। जी, ये असल में आप भी जानते हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स का मामला है। अभी फ़िलहाल ये आएंगी, अभी ये लेटर लिख देंगे उनके डॉक्टर को कि फ़लाँ रिपोर्ट्स दें, वो उसमें से आधी भेज देंगे, आधी फिर रोक लेंगे, फिर उनसे कहा जाएगा कि अभी फर्दर फ़लाँ रिपोर्ट्स दें, तो वो फ़लाँ रिपोर्ट्स जो हैं वो भी आ जाएंगी, वो उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो ये ऐसा नहीं कि हमारी और आपकी तरह नहीं है कि किसी ने आधी चीज़ पूछी है तो हम पूरी से भी ज़्यादा उसके सामने ढेर कर दें। तो वो टैक्टिक्स के साथ वो खेलते हैं। वो उन्होंने अभी ये चीज़ अभी कॉरेस्पॉन्डेंस दी है, फिर इसके बाद कुछ टेस्टों की रिपोर्ट आ जाएगी, फिर कुछ और चीज़ें आ जाएगी, तो इस तरह से ये एस्टैब्लिश। लेकिन मुर्जा साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आज से कोई साल पहले भी मियाँ साहब की जब गए वहाँ पर तो उनके कुछ जाने के 3 महीने या 4 महीने के बाद कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि जी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी। उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी थी उस वक्त भी ये ऑब्जेक्शन लगा था कि जनाब ये मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं हैं, ये उनके ज़ाती जो नॉलेज हैं उनकी ओपिनियन है उनकी हेल्थ के हवाले से,
कि जनाब उसमें वही लेटर थे डॉक्टर DH लॉरेंस के कि जनाब इनको ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, इसके लिए वो ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसके लिए ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और डॉक्टर अदनान की ओपिनियन थी, उस वक्त भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि जनाब ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट्स भेजें, लेकिन ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं भेजी जा रही। दूसरी तरफ मेरी लंदन में काफ़ी लोगों से बात हुई है। मियाँ साहब माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हैं, रोज़ाना बेतहाशा मुलाकातें हो रही हैं, जर्नलिस्टों से भी मुलाकातें हो रही हैं, बहुत सारे डेलीगेशन उनसे मिल रहे हैं, वहाँ पर भरपूर किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है। और जो जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं और जो लोग उनसे मिले हैं, उनका ये कहना है कि मियाँ साहब बज़ारन तो बीमार नहीं लगते, क्योंकि बिल्कुल वो ठीक हैं और जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिस तरह से वो पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, उससे तो बिल्कुल कतन ऐसा कोई तासुर नहीं मिलता कि मियाँ साहब को कोई बीमारी है या वो यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने आए हुए हैं। तो अब पंजाब गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है कि वो इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाएगी, और जो मेरी इतलात है कि मेडिकल तो उन्होंने तो कोई टेस्ट करवाया ही नहीं है, कहीं गए ही नहीं। जब वो कहीं जाते तो मेडिकल टेस्ट की कोई रिपोर्ट आती तो वो फिर ये ओपिनियन ही चलेगी, और ओपिनियन जो है वो तो ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी कोई अहमियत है, ना किसी डॉक्टर्स के पैनल में उसकी अहमियत है। तो आपका क्या ख्याल है, कोई मेडिकल रिपोर्ट आने की आपको तवक्को है? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट्स की जो बात है, जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन है इस बात की कि हर 3 मंथ्स के बाद यानी कि क्वार्टरली मियाँ साहब अपना फुल चेकअप, जिसको मुकम्मल तौर पे तमाम टेस्ट इसमें हैं और उसमें हार्ट के हवाले से, यूरिन के हवाले से, ब्लड सैंपल्स हैं, और तकरीबन इसको फुल बॉडी स्कैन आप कह सकते हैं कि वो आफ्टर 3 मंथ्स वो करवाते हैं और रिपोर्ट्स उनके पास होंगी। पॉसिबिलिटी है, अल्लाह उनको सेहत दे, कि ऐसी कोई सीवियरिटी उनके किसी भी मामले में ना हो। मैं यहाँ बड़ा एक ना अजीब सा चीज़ जो है महसूस कर रहा हूँ कि हमें 3 साल पहले जब उनको यहाँ से रवाना किया गया या उनको इक़्तिदार से फ़ारग हुए और सारा कुछ, तो हमें बार बार एक सबक दिया गया, बताया गया कि ही इज़ नो मोर रेलेवेंट टू द पाकिस्तान पॉलिटिक्स। मियाँ नवाज शरीफ ख़त्म, मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी ख़त्म, अब यहाँ से गए तो बस इसका नाम भी नहीं लेना और इसके ऊपर बात भी नहीं करना, इसकी तस्वीर नहीं दिखाना, डिसएंडेड, बहुत कुछ चलता रहा। लेकिन अब पता नहीं, अब हुकूमत खुद ही इन मामलात को गुज़िश्ता 6 महीनों से हम देख रहे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई। पहले तो मियाँ शहबाज शरीफ सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ को बहुत रेलेवेंस जो है वो किया जा रहा है। कभी उनको टेस्टों की, कभी हम ला रहे हैं, कभी लेके जा रहे हैं, कभी वो कहें तो हम उनको पासपोर्ट जारी कर देते हैं, पासपोर्ट का मसला नहीं है। तो ये बातें अब यानी कि ये वही लोग हैं जो हमें मीडिया को और हमारे तमाम जो हमारे मीडिया के एंकर्स हैं उनको और सहाफ़ियों को ये बार कह रहे थे कि इसका नाम क्यों लेते हो, इसकी शक्ल क्यों दिखाते हो, इसके ऊपर बात क्यों करते हो, ये तो ममनू कर दिया गया है। लेकिन वही शजर ममनुआ अब हर बंदा डिस्कस कर रहा है और ख़ुद ये उसके के लिए बातें कर रहे हैं और इसकी रिपोर्टें। इसकी वजह क्या है? चलिए आप इसकी वजह भी बता दें कि वजह क्या है। क्या वाकई आपके ख्याल में कोई डील हो रही है? आप बहुत भोले हैं। वो ज़ाहिर है कि वो इररेलेवेंट करने की सारी कोशिशें की गई थी, लेकिन नून लीग को इररेलेवेंट नहीं किया जा सका। नून लीग मौजूद है और बड़े भरपूर अंदाज में। मुद्दा साहब, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद मिलते हैं नाज़रीन। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को 10 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में पहले ही पीटीआई के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं उस पर पाकिस्तान की सियासत में खासी हलचल मची हुई है। बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। फिर पार्टी जो अपोजिशन है उसको एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ मिल गई है जिसकी वजह से पीटीआई जो इमरान खान साहब जो सादिक और अमीन के एक मंत्रा के साथ खेल रहे थे उस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ ये भी चीज़ है कि अपोजिशन पार्टी जो है पीपल पार्टी और नून लीग उनके हवाले से भी जो स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग है वो भी सामने लाई जाए।
गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप इस्लामाबाद में हैं। ये जो स्क्रूटनी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी को 10 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है, क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, रिपोर्ट तो काफ़ी सारी जो स्क्रूटनी कमेटी की वो तैयार है, और 10 रोज़ की जो बात की जा रही है, एक मेंबर तो कमेटी के रिटायर हो गए हैं और उनके ना होने की वजह से स्क्रूटनी कमेटी ही नामुकम्मल है। तो जब तक वो नए रुकन जो हैं वो कमेटी के नामज़द नहीं आते, उस वक्त तक तो अब कोई और रिपोर्ट कमेटी की आनी मुझे तो मुमकिन नहीं लगता। आर्जी तौर पे तो किसी को चार्ज दिया भी नहीं जा सकता। तो ये स्क्रूटनी कमेटी है, उसने अभी तक की जो रिपोर्ट दी है, अभी फ़िलहाल तो तमाम सियासी जमातों को उसी पे इक्तफ़ा करना पड़ेगा। और अगर नियर फ्यूचर ये कोई नया बंदा जो है वो अपॉइंट हो जाता है स्क्रूटनी कमेटी में उस मेंबर की जगह पे जो कि रिटायर हो गए हैं, तो फिर दोबारा से स्क्रूटनी कमेटी अपना काम शुरू कर देगी और फिर अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करके दे देगी। इसमें बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ें हैं। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें तो उसमें भी अभी बहुत सारे ऐसे अबहाम मौजूद हैं जो कि पीटीआई ख़ुद क्लैरिफाई करना चाहती है, उसकी क्लैरिफिकेशन खुद चाहती है, वो पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और कुछ चीज़ें स्क्रूटनी कमेटी पूछना चाहती है जो मुख्तलफ़ एक ही तरह की ट्रांजेक्शन्स हैं काफ़ी, उसके हवाले से, फिर कुछ ममनुआ फंडिंग के हवाले से। तो ये चीज़ें अभी आने वाले दिनों में चलेंगी, लेकिन उसके लिए अभी कम से कम हमें जनवरी का महीना तो आराम से गुजारना पड़ेगा। फरवरी में शायद बंदा जो है वो अपॉइंट हो जाए नया तो स्क्रूटनी कमेटी में, तो फिर हम ये देखेंगे कि इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। भले वो इस रिपोर्ट से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट है उससे मुख्तलिफ ना हो, पॉसिबिलिटी है कि उसमें भी इस तरह की चीज़ें हों जिस तरह से आज दोबारा से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है MOS वज़ीर मरकज़ बराए इत्तलात फ़र्रुख हबीब की जानिब से, जिसमें वो मौलाना फजल रहमान को लीबिया से फंडिंग की बात कर रहे थे, और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की फंडिंग। अच्छा, मुर्तज़ा साहब, इसमें दो चीज़ें बड़ी हैं। अनवर मंसूर साहब जो कि PTI के वकील हैं, उन्होंने कहा जी कि अदाद शुमार को बार बार दोहराया गया है, बेतहाशा गलतियाँ हैं, और इसमें यह है कि हमने इलेक्शन कमीशन से कुछ नहीं छुपाया, ना छुपाएंगे, लेकिन यहाँ पार्टी की स्क्रूटनी हो गई। यानी कि उन्होंने कहा जी कि अपोजिशन जमातें जो इससे फ़ायदा उठा रही हैं, ये फ़ंड की स्क्रूटनी नहीं, पार्टी की स्क्रूटनी हो गई है। दूसरी तरफ जो वकील हैं अकबर एस बाबर के अहमद हसन साहब, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताया कि जनाब स्क्रूटनी की रिपोर्ट के कुछ हिस्से हमें नहीं दिए गए, स्क्रूटनी कमेटी ने हमारे इत्मीनान को ठेस पहुंचाया। यानी कि वो भी जो रिपोर्ट अभी तक सामने आई है उससे मुतमईन नहीं है, ना ही PTI के वकील मुतमईन हैं, ना ही जो अहमद हसन साहब हैं जो अकबर एस बाबर के वकील हैं वो मुतमईन हैं। तो ये तो अभी एक रिपोर्ट आई है जिस पे ना जो है वो दोनों अफ्रीकैन ही इस पर मुतमईन नहीं है। तो बाकी जब रिपोर्ट्स आएंगी तो ये तो मुझे लग रहा है कि सियासत में एक नई हलचल मच जाएगी। बिल्कुल, ये हलचल ही मची हुई है अभी भी। अभी बहुत से गैर रस्मी ज़राए से और रस्मी तो क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से कि उन्हें कहा जाए कि आप जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं वो आप जारी ना करें, लेकिन गैर रस्मी तौर पे इलेक्शन कमीशन हुकाम को, स्क्रूटनी कमेटी को ये कहलवाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि आप वो वाले हिस्से जो हैं जो फंडिंग के हैं वो पब्लिक ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, लोगों की जो सवालात हैं बहुत होंगे और इसके ऊपर पार्टी का ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो अभी ये वाली सूरत हाल जो है ये मौजूद है, इसीलिए अकबर एस बाबर जो हैं वो उन खुफिया हिस्सों को दोबारा से ओपन करने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उन्हें दिए जाएं, उन तक रसाई दी जाए, क्योंकि ये क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसको तो कहा गया था कि ये फ़राहम कर दी जाएगी इंफॉर्मेशन तमाम की तमाम, लेकिन अभी तक वो इंफॉर्मेशन फ़राहम नहीं की गई, क्योंकि उनके पास भी ऑलरेडी उन अकाउंट्स की कापियाँ भी मौजूद हैं, उनके पास वो ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। तो वो देखना ये चाह रहे हैं कि वाक़यातन उन अकाउंट्स को भी पूरी तरह से स्क्रूटनाइज़ किया गया है या नहीं किया गया।
तो ये इस वजह से अकबर एस बाबर जो हैं वो दरख्वास्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अनवर मंसूर साबिक अटॉर्नी जनरल हैं और PTI के लॉयर हैं इसमें इलेक्शन कमीशन में, वो ये कहते हैं कि जी वो तो अब ज़ाहिर है कि अगर इस तरह की चीज़ें एम्बिग्विटीज़ आती हैं और जितनी रिपोर्ट शाया हुई है जारी हुई है उस रिपोर्ट में तो साफ़ नज़र आता है कि वो पार्टी की ममनुआ फंडिंग पार्टी को हुई है, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है ये पार्टी का ट्रायल होगा या पार्टी चेयरमैन का होगा या सब का होगा या फंडिंग का। तो फंडिंग किसकी है? फंडिंग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उसको मिली है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही ट्रायल होगा ना। अच्छा, तो अच्छा उसमें सर आज फ़ारूक हबीब साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बड़ा उसमें अजीबोगरीब बातें की हैं, लेकिन नून लीग और पार्टी की अभी वो फॉरेन फंडिंग वाले मामला तो सामने नहीं आए, वो अभी आप कह रहे हैं कि उसमें डिले भी आ सकता है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जनाब मौलाना फजल रहमान जो है वो लीबिया से पैसे लेते रहे हैं, नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन से पैसे लेते रहे हैं बेनज़ीर की गवर्नमेंट को गिराने के लिए। इसी तरह से उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ बताएं कि भुवनदास और शुजात अजीम कौन थे और जो इनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपये डालते रहे। तो ये इंफॉर्मेशन फ़ारूक हबीब साहब के पास कहाँ से लीक हो रही है कि जनाब ये लोग कौन थे, और साथ साथ वो अपनी रिपोर्ट को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ को भारत या इसराइल से फंडिंग हुई है, ये कहाँ पर लिखा होगा? वैसे जो ये बातें की जा रही हैं उनसे पूछा गया था कि आप क्या फ्रीक बनना चाहते हैं, वो अभी फ्रीक नहीं है अभी किसी भी पार्टी के फंडिंग केस में। सबसे ज़्यादा बातें फ़ारूक हबीब साहब ही करते, वो कहते मैं केस लेके गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन वो फ्रीक नहीं। आज इलेक्शन कमीशन ने उनको बताया है कि आप इसमें रेलेवेंट पार्टी नहीं हैं, अगर आप कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं या कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा बनवाना चाहते हैं तो आप एक दरख्वास्त दायर करें जिसमें आप इसमें फ्रीक बने। जब आप फ्रीक बन जाएंगे तो फिर उसके बाद आप इसमें जो भी आपके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये अभी तक की सूरत हाल है, और ये कहना कि किसने कहाँ से फंडिंग ली है, इस तरह के ऐलान तो आपको पता है कि बहुत सारे NGOs के परवरदा लोग हैं, बहुत सारी फंडिंग जो है वो वक्तन फ़वक्तन हमें ख़बरें भी मिलती रहती हैं, डॉक्यूमेंट्स भी मंजर आम पर आते रहते हैं। अभी एक बड़े अहम मौलाना ताहिर अशरफी आजकल तर्जमान हैं PTI हुकूमत के, उनकी पिछले साल फंडिंग की जर्मनी से फंडिंग मिली थी उन्हें, उसके डॉक्यूमेंट्स तक फेर रहे हैं इधर उधर। तो वो ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने तभी उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा सकता है सामने आए जब वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के रूबरू इन चीज़ों की स्क्रूटनी हो और वहाँ पे साबित हो। वैसे तो इल्ज़ाम आपको पता पाकिस्तान की सियासत इल्ज़ाम से भरपूर है, एक दूसरे के ऊपर बड़े भरपूर अंदाज में इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन बात वही है कि क्या उनको पूरी तरह से साबित किया जा सकता है, और अगर साबित किया जा सकता है तो क्या पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पार्टी को गुनाह करती है या स्क्रूटनी कमेटी उनके ऊपर ये बात बताती है कि ये ममनुआ फंडिंग में एक्यूज़ड हैं और इन्होंने वाकई ममनुआ फंडिंग ली थी, तभी उस चीज़ की अहमियत जो है वो सामने आएगी। अगर कोई उसको तस्दीक करता है, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन तस्दीक करता है या सिक्योरिटी कमेटी जो है वो तस्दीक करती है, अदरवाइज़ ये इसी तरह के इल्ज़ाम हैं जैसे सियासी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगाती रहती हैं, और ये हमेशा से आपको पता है मामला चल रहा है। लेकिन अकबर एस बाबर जो है उन्होंने भी कहा कि गैर कानूनी फंडिंग पर पर्दा डालना कौमी सलामती से खेलने के मुतरादिफ है। खुफिया रिपोर्ट आने के बाद इलेक्शन कमीशन को तफसीली जवाब जमा करवाएंगे, यानी कि अभी जो खुफिया रिपोर्ट है वो उनको नहीं मिली। वो ये कि 8 वॉल्यूम रिपोर्ट PTI खुफिया अकाउंट की तफसीलात मौजूद हैं, वो 8 वॉल्यूम्स, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी उनको भी पब्लिक किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 8 वॉल्यूम्स मज़ीद सामने आते हैं तो मज़ीद खौफनाक किस्म के इंकशाफात उसमें होंगे। क्या आप इस बारे में मुर्तज़ा साहब आपके पास कोई होगी, ये 8 वॉल्यूम कौन से हैं, इनमें क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जो सबसे कहते हैं कि खराबी का एक जो ज़र्रा होता है या एक कख भी जिसकी चोरी होती है वो भी 1 लाख की चोरी के बराबर ही उसकी सेंटिटी उतनी होती है। अभी इसमें 8 वॉल्यूम हो या 800 हों, लेकिन जो चीज़ स्क्रूटनी पॉइंट आउट कर दी है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि ये
फॉरेन फंडिंग में ममनूआ फंडिंग के हामिल पार्टी है और इनको ममनूआ फंडिंग मिली थी, लेकिन इन्होंने इसके हवाले से कभी भी माना नहीं इस बात को। और गुज़िश्ता 7 साल से केस ये है, वो चल रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, कभी किधर हाई कोर्ट में ले जाया गया, कभी डिले, कभी कुछ, लेकिन बाहर कैफ ये रिपोर्ट जो है वो अब मंजर आम पर आ चुकी है। मुरा साहब, ब्रेक का टाइम हो गया, नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। ऐसे वक्त में जब मिनी बजट पेश कर दिया गया है, अवाम पर नए टैक्सेस की भरमार है, हुकूमती वज़रा परेशान है, अपोजिशन हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है, उस्मान बुज़दार सरकार ने अपनी कैबिनेट के लिए 46 नई गाड़ियां खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। मैं आपको नाज़रीन इसकी तफसीलात कुछ बताऊंगा कि आज से 3 महीने पहले कैबिनेट में मिनिस्टर्स के लिए नई गाड़ियां ख़रीदने की प्रपोज़ल पेश की गई, जिस पर उसकी मुखालफत भी की गई। चंद जो मिनिस्टर थे उनका मौक़िफ़ ये था कि जनाब ऐसे वक्त में नई गाड़ियाँ नहीं ख़रीदनी चाहिए, लेकिन काबीना को बताया गया कि जी जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास 2018-19 की गाड़ियाँ, उस पर मेंटेनेंस पे बड़े ख़र्चे आ रहे हैं। बाद में कैबिनेट से उसकी अप्रूवल ले ली गई, लेकिन जो पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना है हाशिम जवां बख्त, उन्होंने इन नई गाड़ियों को ख़रीदने के लिए पैसे देने से या पैसे रिलीज़ करने से इनकार कर दिया। इस समरी को अप्रूव नहीं किया महकमा ख़ज़ाना ने कि ये एक इजाफी बर्डन है, इसको इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। आज से ठीक 4 दिन पहले उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने काबीना की ज़ेली कमेटी बाय फाइनेंस का एक इजलास बुलाया, जिसमें मिनिस्टर फाइनेंस हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, चेयरमैन PND हैं, मिनिस्टर PND हैं, चंद एक मिनिस्टर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने उनको बुलाकर ख़ुद नई गाड़ियां ख़रीदने की जो प्रपोज़ल थी उसको अप्रूवल दे दी, और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसका ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया। ऐसे वक्त में जब महंगाई का तूफ़ान है, ऐसे वक्त में जब हर तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं कि हुकूमत अपने अखराजात को कम करे, उस्मान बुज़दार सरकार, जिनको अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने 51 पॉइंट्स दिए हैं कि 51% शहरों का ख्याल है कि उस्मान बुज़दार साहब जो है उन्होंने जो काम किए वो किसी और ने नहीं किए, उनकी परफॉर्मेंस सबसे ऊपर है, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए 46 1.8 सीसी की नई गाड़ियां, जिनकी मालियत 23 करोड़ रुपया है, अपने मिनिस्टर को देने का फ़ैसला कर लिया। मतलब कि ऐसे वक्त में मेरी बहुत सारे मिनिस्टर से बात हुई, कुछ मिनिस्टर्स जो थे उनका ख्याल था कि इस वक्त में अगर हम नई गाड़ियां लेके अपने हलकों में जाते हैं और आवाम जिन पे टैक्सेस की भरमार है उनको क्या मुंह दिखाएंगे। कुछ ऐसे भी मिनिस्टर थे जिनका ख्याल था कि जी मेजॉरिटी जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास तो अपनी ज़ाती प्राडोज हैं, लैंड क्रूज़र्स हैं, उनके पास तो बड़ी कीमती गाड़ियाँ हैं, वो उन पे झंडे लगाते हैं, तो ये नई गाड़ियाँ कोई इशू नहीं था। तो फिर नई गाड़ियाँ क्यों ख़रीदी गई, किन को खुश करने के लिए ये गाड़ियाँ ख़रीदी गई, क्या इसमें कोई कमीशन था, क्या था कि ये नई गाड़ियाँ ख़रीदी गई। इसके साथ साथ ये भी इतलात है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना दफ्तर 7 क्लब रोड और 8 क्लब रोड की तज़ीन व आराइश पे 4 करोड़ 91 लाख रुपये खर्च किए, नई पेंटिंग ख़रीदी गई, नए कालीन ख़रीदे गए। क्या इनकी ज़रूरत थी? क्या ये पैसा किसी गरीब शहरियों की मदद के लिए नहीं लग सकता था? क्या किसी टैक्स में शहरियों को एडजस्ट नहीं किया जा सकता था? मैं गुलाम मुर्जा साहब, आप मुझे बताएं कि क्या 2018-19 की गाड़ियां मिनिस्टर्स के पास मौजूद हैं? कितनी का मेंटेनेंस का ख़र्चा आ जाता होगा उस पर कि इन्होंने 1.8 सीसी की, पहले 1.3 सीसी की गाड़ियां थी, अब 1.8 सीसी की गाड़ियां ख़रीदने का ऐलान कर दिया, और वो भी ऐसे वक्त में जब आवाम पे टैक्सेस की भरमार है, लोग परेशान हैं।
तो ये कैसे पब्लिक नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि ऐसे वक्त में अपने हलकों में इन नई चमचमाती गाड़ियों के साथ जाएंगे, ऐसे वक्त में जब लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खरीदने के पैसे नहीं हैं। डॉक्टर साहब, 2 एस्पेक्ट्स हैं इस सारी बात के। अगर आपकी पहली और दूसरी खबर को हम मिला के देखें, जब इतनी अच्छी कारकर्दगी है कि चारों सूबों में सबसे ऊपर कारकर्दगी वज़ीर आला पंजाब की है और उसके सारे महकमे जो हैं वो उनकी कारकर्दगी बेहतरीन है, तो फिर तो ज़ाहिर है उनको नाम कराम के तौर पे नई गाड़ियाँ तो बनती थी और उनको ला के देना चाहिए था। दूसरा एक, अगर आप इसको ह्यूमरस इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब को क्या लगे, नमाना आदमी है कि उसने 4 करोड़ रुपए अपनी दफ्तर की तज़ीन और राइश के ऊपर लगा 5 करोड़ सर, 4 करोड़ 91 लाख, 5 करोड़ रुपया तकरीबन दफ्तर की 5 करोड़ रुपया उधर लगा दिया। वो तो उनके सामने तो जाती हैं समरियाँ कि जी ये फ़लाँ 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 काम करवाने वाले हैं, आप मेहरबानी करें ये समरी साइन कर दें। ये तो वो जो उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि कौन सा 5 करोड़ रुपए में अब कौन सी ऐसी ज़रूरत थी। अब वो बुज़दार साहब जिस तरह के वज़ीर आला हैं, उनके सामने अगर बताया जाए कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें ख़राब हो गई हैं और वो सेक्रेटरी उनको बता रहा हो तो उन्होंने तो साइन ही करने हैं, वो किधर से पूछेंगे कि कहाँ लगने हैं पैसे या कहाँ नहीं लगने, या इधर के पैसे किसी और जगह लगने हैं, तज़ीन और रैश किसी और घर की। लेकिन मुर्दा साहब, तो यहाँ पे ये बातें इमरान खान साहब तक नहीं पहुँचती। मेरा मतलब है कि वो जब गाय बेच रहे थे, भैंसे बेच रहे थे पैसे बचाने के लिए, क्या उनको ये नहीं पता चलता कि उनका वज़ीर आला वो जब 1 साल बाकी रह गया गवर्नमेंट का तो वो नई गाड़ियाँ खरीद रहा है 23-24 करोड़ रुपए की, वो अपने दफ्तर की तज़ीन और राइश पे 5-5 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। तो क्या यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? ऐसे वक्त में जो इमरान खान साहब वजाहतें दे रहे हैं, उस वक्त उनके ये जो अय्याशियाँ हैं, ये क्या उस पर फोकस नहीं करते कि क्या उनसे पूछते नहीं कि ये क्या कर रहे हो तुम? देखिए, पूछना तो वो एक बड़े सूबे का इंडिपेंडेंट वज़ीर आला है, उनसे कैसे पूछ सकते हैं? वज़ीर आज़म 18वीं तरमीम के बाद आपको पता है कि इख्तियारात सारे सूबों के वज़रा आला के पास, हम वो कैसे उनसे पूछ सकते हैं? इतने बड़े सूबे का इतना बड़ा वज़ीर आला है, वो क्यों पूछेंगे उनसे कि वो 25-30 करोड़ रुपया, अरबों रुपया यहाँ वज़ीर आला खर्च करते रहे हैं मुख्तलिफ़ अवामी स्कीमों पे? पूछना तो ये पार्टी के लेवल पे चाहिए था कि क्या आपने कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट किया है पंजाब में, क्या आपने कोई डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया है, क्या आपने कोई बड़े रोड्स बनाए हैं, क्या आपने कोई हॉस्पिटल्स बनाए हैं, क्या नए डॉक्टर भर्ती किए हैं, क्या आपने पानी साफ़ पीने का जो है वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाकर पानी पीने का साफ़ कर दिया वहाँ पे, या कुछ और इंतज़ामात हुकूमत के हवाले से पंजाब के अवाम को दिए हैं? उसके ऊपर तो आप सवाल किया जा सकता है। ये छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये देखें अभी वो वज़ीर आला बने हैं, उनका शौक़ भी होगा कुछ गाड़ियाँ किसी को लेके देना। कुछ सेक्टरीज़ में आपको बताऊं, ये बहुत जो सेक्टरीज़ होते हैं मुख्तलिफ़ महकमों में, वो इस तरह की समरियाँ तैयार करवाते हैं ऐसे दिनों में जब क्राइसिस हो, ये सेक्टरियों ने समरी तैयार नहीं कराई। ये सेक्टरियों के लिए गाड़ियाँ नहीं ली जा रही, ये मिनिस्टर्स के लिए ली जा रही हैं, जो उनके वज़ीर हैं, जो उनके मशीर हैं, उनके लिए 1800 सीसी की गाड़ियाँ ली जा रही हैं। जबकि पहले जो लॉ था वो ये था कि 1300 सीसी की गाड़ियाँ दी, अब 1800 सीसी की गाड़ियाँ दी जा रही हैं। कुछ वादा हुआ होगा, जो वज़ीर आला पंजाब में उन्होंने वादा किया होगा इत्तेहादियों के साथ, उनके भी कुछ 1-2 वज़रा होंगे कि उन्हें 1800 सीसी गाड़ियाँ दी जाएंगी। मुर्दा साहब, ये बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे वक्त में जब अवाम को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर्स के लिए 1800 सीसी की गाड़ियाँ खरीद रही है, वज़ीर आला ऑफिस की तज़ीनो आराइश पे 5-5 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। इमरान खान साहब को ये चीज़ें क्यों नज़र नहीं आ रही? एक तरफ वो ऑस्टेरिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है वो इन अय्याशियों में पड़ी हुई है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।